हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों BCCL आईपीओ मतलब भारत कोकिंग कॉल लिमिटेड का आईपीओ, इसकी डिटेल्स वगैरह आ चुकी है, प्राइस बैंड मार्केट लॉट आ चुके हैं। अब इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे इस आईपीओ को और जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करे तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से, सारी चीजें हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। उसके अलावा शेयर होल्डर कोटा को लेकर भी कुछ थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है, वो भी हम दूर करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो शुरू करने से पहले टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, ज्वाइन वगैरह करके रख लीजिए। तो सबसे पहले इस वीडियो के अंदर हम इसका अंदाजन ग्रे मार्केट का प्रीमियम जानेंगे, इससे थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेंस का अंदाजा होगा। फिर जानेंगे इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में, मतलब कंपनी क्या काम करती है, कौन से सेक्टर की कंपनी, फ्यूचर वगैरह कैसा रह सकता है। फिर इसके फाइनेंशियल फंडामेंटल्स जानेंगे, मतलब कंपनी प्रॉफिट के अंदर है या लॉस के अंदर, और अपने जो भी कंपटीटर्स है उनसे महंगी है, सस्ती है। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स और अंत में जानेंगे कि अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों जानते हैं इसका एक अंदाजन ग्रे मार्केट का प्रीमियम। देखिए, ग्रे मार्केट का प्रीमियम एक अंदाजा होता है, ये डिमांड के अनुसार ऊपर नीचे होता रहता है, तो उसके भरोसे आपको नहीं रहना, ना ही इसके भरोसे डिसीजन बनाना है, ठीक है ना। तो अभी अगर लेटेस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखिए तो 15 से 17 रुपए पर शेयर के आसपास बता रहा है। लगभग यूं मान के चले कि भाई लगभग 65 से 70% के बीच में इसकी जीएमपी बता रही है। तो जीएमपी अभी तो बहुत अच्छी है, बट एग्जैक्ट डिमांड आने में एक आध दिन और लग सकता है। इससे क्या है कि अभी एक्सपर्ट्स भी देखेंगे कि भाई क्या सही है क्या गलत है, उस हिसाब से डिमांड आएगी। ये सारी चीज डिमांड सप्लाई पर, उसके बाद एग्जैक्ट जीएमपी वगैरह भी डिसाइड होगी, ठीक है ना। बाकी जीएमपी के भरोसे आप मत रहिएगा। और देखिए दोस्तों, मैं सारी चीजें एक एक करके वीडियो के अंदर क्लियर करूंगा, पर डिसीजन आपको अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ये चीज दिमाग में रखते हुए चलिएगा। अब जानते हैं इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में, मतलब ये कंपनी काम क्या करती है। तो कंपनी की बात करें 1972 मतलब 1972 के अंदर ये इनकॉर्पोरेट हुई थी, मतलब 50 साल से भी ऊपर हो गए हैं इस कंपनी को। और ये कोल इंडिया की, मतलब कोल इंडिया काफी पुरानी कोयले की कंपनी है, उसकी सब्सिडरी है, मतलब एक सहायक कंपनी आप इसको कह सकते हैं। ज्यादातर जो हिस्सेदारी है, मतलब वो पेरेंट कंपनी है तो सारी हिस्सेदारी कोल इंडिया के पास ही है, वही इसके अंदर अपना 10% स्टेक जो है सेल करने वाली है। अब सिंपल भाषा में बताऊं तो कंपनी क्या काम करती है, भाई सिंपल चीज आपको समझा देता हूं, वैसे मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। तो कंपनी जो कोकिंग कॉल, देखिए कोयले आते हैं, कोयले के अंदर भी अलग अलग कोयले आते हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर इसका स्पेशलाइजेशन है कोकिंग कॉल। कोकिंग कॉल आते हैं स्टील इंडस्ट्री के अंदर, जो स्टील की मैन्युफैक्चरिंग होती है उसके अंदर कोकिंग कॉल बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है ना। तो कोकिंग कॉल स्टील इंडस्ट्री के अंदर यूज होता है, तो वो ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, मतलब खदानों से, माइन से निकालती है और फिर आगे सेल करती है। और ये इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है कुकिंग कॉल के अंदर। इसकी जो हिस्सेदारी मार्केट शेयर कहें तो 58.5% से भी ऊपर का है, मतलब करीब करीब इतना मान के चले, इतना ज्यादा मार्केट है। 100 अगर सेल होता है कोयला कुकिंग कॉल का, तो 58.5% ये कंपनी अकेले सेल करती है, मतलब इंडिया की लीडिंग नंबर 1 कंपनी है। और ग्लोबली अगर बात करें, मतलब विदेशों के अंदर भी बात करें, इसकी अगर कैपेसिटी आज की तारीख में देखें तो 40 मिलियन मैट्रिक टन के आसपास लगभग इसकी कैपेसिटी, ठीक है। तो इससे जो बड़ी कंपनियां हैं वो दो ही कंपनियां हैं, एक चाइना है जिसका 400 MMT के आसपास, मतलब 400 मिलियन मैट्रिक टन के आसपास या उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही है, तो वो उसकी कैपेसिटी मतलब क्षमता। और फिर सेकंड नंबर पर ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है BHP, उसकी कैपेसिटी 7 से 70 मैट्रिक मिलियन टन के आसपास, तो इसकी 40 मैट्रिक मिलियन टन के आसपास है। तो ये मान के चले ग्लोबली भी प्रोडक्शन के मामले में थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है। फिर उसके बाद ग्लेनकोर, टेक रिसोर्सेस, अल्फा जो इसने अपना पीयर मेंशन किया है, वो 5वें 6ठे नंबर पर आते हैं। और कोल इंडिया की अगर कोयले के अंदर इंडिया के अंदर हिस्सेदारी देखें, मार्केट शेयर देखें तो 74% का है। जितना कोयला ऑल इंडिया के अंदर सेल होता है तो 74% कोल इंडिया ही सेल करता है, मतलब लीडिंग कंपनी है कोयले के अंदर भी कोल इंडिया। दूसरा प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू देखें तो दो ही चीजें हैं, इसके बाद कोयला ही है, एक तो कोकिंग कॉल है, दूसरा नॉन कोकिंग कॉल है। तो कोकिंग कॉल से इसकी जो प्रोडक्ट मतलब रेवेन्यू जनरेट होता है 96%, और नॉन कोकिंग कॉल से 4% के आसपास का रेवेन्यू जनरेट होता है। और अभी इसकी देखी जाए टोटल माइंस, खदानें होती है, टोटल 34 माइंस है इसके पास, जिसमें 26 ओपन कास्ट, ठीक है ना, 4 अंडरग्राउंड के अंदर भी होती है काफी सारी खदानें, और खुले में भी होती है खदानें, ठीक है ना। सारा पूरा एकदम खड्डा करके अंदर भी नहीं जाना पड़ता। इधर हमारे बाड़मेर के आसपास बहुत सारी खुली खदानें हैं, मतलब जिसके अंदर बहुत ज्यादा गहराई में उतरना नहीं पड़ता है। और 4 मिक्स्ड माइंस है। टोटल लीज्ड एरिया है 288 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास का, इतना लीज पे ले रखा है, जिसके अंदर ये खदानें मतलब वो माइनिंग वगैरह करती है। एक तो जारिया झारखंड के अंदर, दूसरा रानीगंज वेस्ट बंगाल के अंदर। तो ये दो जगह यहाँ से कोयला निकलता है। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, बाड़मेर के अंदर भी हमारे कोयला निकलता है, वो मतलब GSW पावर प्लांट के अंदर लगता है, ठीक है। उसके अलावा बाड़मेर के अंदर पेट्रोल भी निकलता है, उसके अलावा बाड़मेर के अंदर बहुत सारे खनिज लवण भी निकलते हैं, मतलब
बाड़मेर देखा जाए तो काफ़ी सारी चीज़ों से संपन्न है। आप सर्च कीजिएगा बाड़मेर के बारे में, यहाँ पर पेट्रोल वगैरह बहुत सारी चीज़ें निकलती है। बाकी ये कंपनी वॉशरी भी करती है। वॉशरी मतलब कोकिंग कॉल जो निकलता है उसको साफ करना पड़ता है, धोना पड़ता है, तो उसके लिए वॉशरी चाहिए होती है। तो इंडिया में 46 मिलियन टन पर एनम इतना वॉशरी होता है कोयला, उसमें से 23 MTPA ये अकेली वॉशरी, मतलब इसकी वॉशरी में ज़्यादा 50% कोयला ये अकेले वॉश करती है। और इसकी ये कैपेसिटी और बढ़ा रही है, जिसके अंदर ये करीबन 1160 करोड़ रुपए के आसपास इन्वेस्ट करने वाली है। तो यहाँ से भी इसकी थोड़ी बहुत इनकम होती है। तो ओवरऑल सेक्टर काफ़ी अच्छा है, टॉप लीडिंग कंपनी है इंडिया के अंदर, ग्लोबली भी 3rd लार्जेस्ट प्लेयर है। तो मतलब बहुत अच्छी कंपनी कह सकते हैं आप। अब इसके फाइनेंशियल फंडामेंटल्स भी जान लेते हैं। फाइनेंशियल्स 2023 से 2025 तक दिए गए हैं और 2 क्वार्टर के सितंबर 2025 तक दिए गए हैं। एसेट्स अगर देखें तो एसेट्स के अंदर साल दर साल ग्रोथ है। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू के अंदर भी हमें साल दर साल ग्रोथ देखने को मिल रही है, काफ़ी अच्छी बात है। मतलब एक डिसेंट सी ग्रोथ है, इतनी ज़्यादा नहीं कह सकते, नॉर्मल ग्रोथ है। फिर बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो प्रॉफिट के अंदर हल्का सा डिप देखने को मिला है 2025 के अंदर। वो डेप्रीशिएशन के कारण है। डेप्रीशिएशन जैसे आप टैक्स की लैंग्वेज में काफ़ी लोग समझ सकते हैं, कुछ मशीनें वगैरह होती पुरानी हो जाती है तो वो उसको लॉस में काउंट करते हैं, तो थोड़ा उस कारण भी लॉस है। बाकी ओवरऑल ये कंपनी प्रॉफिट के अंदर ही है, ये अच्छी बात है। तो प्रॉफिट मार्जिन अगर निकाले तो 2023 के अंदर 4.8%, 2024 में 10.8% और 2025 के अंदर 8.5% के आसपास प्रॉफिट मार्जिन है। बहुत अच्छे मार्जिन है। और ये डिप मैंने आपको कारण भी बता दिया। बाकी मार्जिन वगैरह अच्छे हैं, प्रॉफिट अच्छा है। बाकी इसकी नेट वर्थ साल दर साल बढ़ी है। रिजर्व्स इसके हाथ में 1006 करोड़ रुपए के हैं। और बाकी जो बोरिंग्स दिखा रही है 1559 करोड़ रुपए की, 2025 तक ये डेट फ्री थी। तो ये लॉन्ग टर्म बोरिंग्स उसकी जो ली हुई थी उसकी मैच्योरिटी है, मतलब एक किस्त जो बची हुई थी वो है, मतलब एज पर RHP मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी उसके बाद ये ऑलमोस्ट डेट फ्री हो जाएगी, ये मतलब किस्त भी ये पूरी कर लेगी। उसके अलावा इसका एनुअल प्रॉफिट देखें, इसके बाद में रिजर्व्स देखें तो ये अपना डेट आराम से पे कर सकती है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी भी 1559 करोड़ रुपए के हिसाब से डेट टू इक्विटी रेशियो निकले तो 0.2 का ही निकल कर आ गया, मतलब ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसके अंदर। तो ओवरऑल फाइनेंशियली कंपनी काफ़ी मजबूत नजर आ रही है। ROC 30% है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 20% से ऊपर है, बढ़िया है। और पीयर कंपेरिजन अगर करें तो इंडिया के अंदर कोई इसका पीयर कंपटीटर नहीं है। और ये जो अपने 2 पीयर्स मेंशन किए हैं ये US के हैं, इंडिया की नहीं है। इसका पी 8.64 का, यूएसए की 2 कंपनियां अल्फा और वॉरियर, उनका पी 14.87 से 19.4 का निकल कर आता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो वैल्यूएशंस बहुत रीजनेबल और सही है। प्राइस टू बुक है 1.63 का और अदर्स का जो है 1.63 से 2.3 के बीच में निकल कर आता है। तो पूरे प्राइस टू बुक वाइज भी वैल्यूएशन सही है। मुझे ओवरऑल ही जो इसने वैल्यूएशंस दी, इश्यू साइज दिया है, मार्केट कैप दिया, उस हिसाब से मुझे वैल्यूएशंस बहुत रीजनेबल लगी। मुझे कोई ज्यादा महंगी नहीं लगी। अगर आप फिजिक्स वाला लेंसकार्ट से कंपेयर करें तो उनका रेवेन्यू, एसेट्स वो इससे मतलब इससे कहीं कम है फिजिक्स वाला के, लेंसकार्ट के। तो मतलब उनसे तो काफी सही वैल्यूएशंस वो लेके आए हैं। ओवरऑल फाइनेंशियली फंडामेंटली स्ट्रांग है, वैल्यूएशंस एकदम रीजनेबल है। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में बात करें तो 9 से लेकर 13 जनवरी के बीच में ये आईपीओ ओपन रहेगा। फेस वैल्यू 10 रुपए पर आ रहा है। प्राइस बैंड रखा गया है 21 रुपए से लेकर 23 रुपए के बीच में। 600 मतलब 600 शेयर्स का ये लॉट है। और इसका इश्यू साइज कम किया गया है, पहले 1300 करोड़ रखने वाले थे, अभी 1071 करोड़ रुपए के आसपास रखा गया है। जिसके अंदर प्रमोटर अपनी 10% की हिस्सेदारी सेल करेंगे कोल इंडिया, और बाद में इनकी हिस्सेदारी 90% रह जाएगी। उसके बाद आईपीओ का रूल होता है 75% करने का, तो बाद में और हिस्सेदारी ये सेल करने वाले हैं। मार्केट कैप बनेगा 10,711 करोड़ रुपए का, मतलब मार्केट कैप के हिसाब से स्मॉल कैप कंपनी है, ना ज़्यादा बड़ी ना ज़्यादा छोटी। तो मतलब ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो काफ़ी अच्छे चांसेस नजर आ रहे हैं इस कंपनी के अंदर। एम्प्लॉइज को 1 रुपए का डिस्काउंट दिया गया है। रिटेल पोर्शन 35% का है, इसके अंदर 13.85 करोड़ शेयर्स रिटेलर्स के लिए रखे गए हैं। और शेयर होल्डर कोटा 10% का है, जिसके अंदर 4.65 करोड़ शेयर शेयर होल्डर्स के लिए रखे गए हैं। एम्प्लॉय कोटा 5% का है, जिसके अंदर 2.32 करोड़ शेयर्स एम्प्लॉयज के लिए रखे गए हैं। और कोशिश आप करें कि भी जो शेयर होल्डर कोटा है उसके अंदर आप 2 लॉट, मतलब 1 से ज्यादा ही लॉट अप्लाई करें। और रिटेल कैटेगरी के अंदर भी अगर आपके पास चांसेस है तो उसके अंदर भी 1 से ज्यादा करें तो थोड़े से चांसेस बढ़ सकते हैं। क्योंकि मैंने पिछली बार ICICI AMC में ऐसे भी किया था, तो थोड़ा सा कि जिनमें 2-2 लॉट अप्लाई किए उनमें अलॉटमेंट सब में मिल गया था, जिनमें 1-1 किया था वो उसमें नहीं मिला था। तो ये ट्राई कर लीजिएगा एक बार और क्या, अगर एक्स्ट्रा पैसे हो तो, वरना नहीं। बाकी लिस्टिंग 16 जनवरी को है और शेयर होल्डर कोटा के अंदर प्रोपोर्शनेट बेसिस पर मिलेगा, लॉटरी बेसिस पर। तो मुझे लगता है इसका इश्यू साइज छोटा है, इस हिसाब से सब्सक्रिप्शन वगैरह मुझे लगता है बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो उस हिसाब से लग रहा है कि भी लॉटरी बेसिस पर ही सब्सक्रिप्शन, मतलब ये अलॉटमेंट मिलने वाला है, ऐसी पॉसिबिलिटी लग रही है। बाकी शेयर होल्डर कोटा के लिए मैंने आपको बताया एलिजिबल कौन कौन है, जिन्होंने 1 जनवरी को कोल इंडिया का शेयर लिया वही, बाकी कोई एलिजिबल नहीं है, या उससे पहले ले रखा वो अलग चीज़ है। 1 जनवरी लास्ट जिन्होंने शेयर बाय किया वो।
2 जनवरी को नहीं, जिसने 2 जनवरी को बाई किया वो एलिजिबल नहीं है। ये चीज़ ध्यान में रखते हुए चलिएगा। और एम्प्लॉय कैटेगरी में अप्लाई मत कीजिएगा। अगर आप शेयर होल्डर नहीं है तो शेयर होल्डर कैटेगरी में मत अप्लाई कीजिएगा। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। जो एम्प्लॉय है वो अपने आप अप्लाई करेंगे, आप मत कीजिएगा। तो ये होगी आईपीओ की डिटेल्स। अब सबसे मेन सवाल यह है कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो देखिए मैं सारी चीज़ें आपकी क्लियर करूंगा, पर डिसीजन आपको अपनी रिस्क, अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। मैं सिर्फ आपको जानकारी प्रोवाइड करवा रहा हूँ और कुछ भी नहीं है। तो देखिए लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से हम जनरली हमारे 4 पैरामीटर्स देखते हैं। पैरामीटर्स मतलब मैं ये रिस्क के लिए देखता हूँ और अभी की कंडीशन में डिमांड क्या वही देखता हूँ, कोई बाय सेल के लिए नहीं है। वो डिसीजन आपको खुद को बनाना है। तो सबसे पहली चीज़ मैं जीएमपी देखता हूँ। जीएमपी अंदाजा होता है, इसके भरोसे तो नहीं रहना है, बट रेफरेंस के लिए जान लेते हैं, क्योंकि मार्केट में ये चीज़ जो चलती है वो जानना जरूरी, अवेयर रहना जरूरी है। तो जीएमपी अभी इसकी बता रही है आज की तारीख में तो 70%, बट जीएमपी ऊपर नीचे होगी, 1-2 दिन लगेंगे एग्जैक्ट डिमांड आने में। तो जीएमपी के मामले अभी तो मैं 1 पॉइंट पूरा देना चाहूँगा। हमारा मिनिमम क्राइटेरिया रहता है कि 20% हो तो ठीक है, तो इसकी तो 70% है। गिर के 50% भी होगी तो भी ठीक है, 1 नंबर पूरा भी मिल जाता है। फिर बात आती है वैल्यूएशंस की। तो वैल्यूएशंस भी बिल्कुल सही है, रीजनेबल है, तो उसके अंदर भी पूरा 1 पॉइंट मिल जाता है। ठीक है। फिर सब्सक्रिप्शन की बात आती है तो सब्सक्रिप्शन अभी मिलना बाकी है। अगर जीएमपी अच्छी रही तो सब्सक्रिप्शन नो डाउट बहुत अच्छा ही मिलेगा, तो उसके अंदर भी मुझे लगता है 1 पॉइंट आराम से मिल ही जाएगा। एंकर लिस्ट देखिए मुझे लग रहा है कि काफ़ी अच्छी आ सकती है। भले ही छोटा इशू साइज होगा, छोटा पोर्शन होगा, बट एंकर लिस्ट अच्छी आएगी। तो एंकर लिस्ट में भले ही आधा पॉइंट दें तो भी 4 में से मुझे लगता है 3.5 पॉइंट इसके आराम से बन जाएंगे। और अगर एंकर लिस्ट थोड़ी और अच्छी आई, मुझे लगता है अगर इशू साइज छोटा है उस हिसाब से एंकर लिस्ट भी बहुत बढ़िया आई, तो मैं 1 पॉइंट पूरा दूंगा, तो 4 में से 4 भी बन सकते हैं। तो देखिए लग रहा है कि भाई रिस्क इतना ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है। भाई मैंने आपको बताया रिस्क ही देखता हूँ, तो वो रिस्क इसके अंदर ज़्यादा कोई नज़र आ नहीं रहा है। बाकी अप्लाई करना नहीं करना वो आपको सोचना, आप अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। पर्सनली मैं तो काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ, आईपीओ काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। फिर दोस्तों लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स देख लेते हैं। पॉजिटिव में क्या है कि अपने सेक्टर के अंदर लीडिंग है, कोकिंग कॉल मैन्युफैक्चर करती है, इंडिया की नंबर 1 कंपनी है, मार्केट शेयर इसके पास ही है, 58% से ऊपर का मार्केट शेयर है, ग्लोबली भी 3rd लार्जेस्ट प्लेयर है, काफ़ी बढ़िया बात है। वॉशरी जो होती है कोयलों को धोते वगैरह हैं, तो उसके अंदर भी लीडिंग है इंडिया के अंदर। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। 50% ये अकेले वॉशरी है इसकी, और ये और भी बढ़ा रही है कैपेसिटी, तो वहाँ से भी इसका रेवेन्यू वगैरह जनरेट हो रहा है। फाइनेंशियली कंपनी स्ट्रांग है, मार्जिन्स वगैरह बढ़ रहे हैं। 2025 में हल्का सा डिप है, बट वो डेप्रिशिएशन के कारण है, तो ज़्यादा चिंताजनक बात नज़र नहीं आ रही है। ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, मतलब कोई ज़्यादा कोई डेट वगैरह नहीं है इसके ऊपर। और बाकी मार्जिन्स वगैरह प्रॉफिट रेवेन्यू के अंदर बढ़िया ग्रोथ देखने को मिली है। ROE वगैरह बढ़िया है। प्रमोटर की होल्डिंग भी 90% बहुत बढ़िया है। मतलब ओवरऑल एक परफेक्ट आइडियल अच्छी कंपनी, बैलेंस कंपनी नजर आ रही है। नेगेटिव्स क्या है? नेगेटिव्स देखिए ऐसा विशेष मुझे कुछ नहीं लगा कि जो विशेष नेगेटिव, वो कंपनी वाइज ये अच्छी कंपनी है। ठीक है, कोयले की प्राइस ऊपर नीचे या कुछ जो भी प्राइसेस के कारण थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी आ सकती है। और देखिए माइंस जो है कोयले की खदानें वो लिमिटेड है, ज़्यादा तो है नहीं, जितनी होगी उसको खुदाई कर पाएंगे। ठीक है ना, तो ये बिजनेस जो है भाई इन्फिनिटी तो चल नहीं सकता। ठीक है, बट हाँ अभी मुझे लगता है कि भाई 10-20 साल 25 साल ऐसा कोई ज़्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है ना, बाकी जो कोल इंडिया का है जो जिससे बिजली जनरेट होती है रिन्यूएबल एनर्जी, तो वो उसको थोड़ा रिप्लेस कर लेगा, जिसके कारण कोयले की जो कोयला जला के हम बिजली पैदा करते हैं वो धीरे धीरे कम होगा। बाकी अभी स्टील के अंदर कोकिंग कॉल तो यूज़ हो रहा है, तो ये बाद में भी मुझे लगता है यूज़ हो सकता है। ठीक है ना, तो इसकी डिमांड मुझे लगता है रह सकती है। ओवरऑल परफेक्ट बढ़िया कंपनी है, फाइनेंशियली फंडामेंटली स्ट्रांग है, अपने सेक्टर के अंदर लीडिंग है, ग्लोबली भी लीडिंग है। मतलब ओवरऑल सारा काम इसका अच्छा नज़र आ रहा है, फाइनेंशियल्स वगैरह अच्छे, वैल्यूएशन सब सही है। तो मतलब परफेक्ट आइडियल बैलेंस्ड कंपनी कह सकते हैं इसको। मुझे लॉन्ग टर्म के लिए भी काफ़ी अट्रैक्टिव लगी। बाकी मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ जो जानकारी थी मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी है। अब आपको सोचना है आप क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। पर्सनली मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है, मैं अप्लाई भी करूँगा। अगर मुझे मान लो नहीं मिलता तो मैं कोशिश करूँगा लॉन्ग टर्म में ऐसे कुछ बढ़िया क्वालिटी की शेयर उनको रखूँ। ठीक है ना, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है, जो भी होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर, और जो भी डिसीजन बनाना अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाना। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सबके लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है।